हे ज्ञानी महाभाग, आज सुबह मैं लंका से जब गुजर रहा था तो मैंने एक प्रतिमा देखी। मैं जानना चाहता हूं कि वो प्रतिमा किस व्यक्ति की है। भद्र, क्या आप काशी, मेरा मतलब है भारत के बाहर से आए हैं? जी महाज्ञानी, मैं एनआरआई हूं। मैं विदेशों में पला बढ़ा हूं, भारत पहली बार घूमने आया हूं। हे सुधीजनों, यह काशी का दक्षिण भाग है। यहां से भगवती गंगा काशी में उत्तर दिशा वाहिनी होकर प्रवेश करती हैं और ये पंचक्रोश का भी प्रवेश द्वार है। हे भद्रजनों, जो सिंहद्वार आप लोगों ने देखा, ये राजद्वार विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार है, जिसके अंदर विशाल भूभाग पर 125 से अधिक विद्यालय हैं, छात्रों और ज्ञानियों के आवास हैं, खेलों के मैदान, अनेक प्रेक्षागृह व प्रयोगशालाएं हैं। ज्ञानी जनों के लिए यहां कौन सी विद्या उपलब्ध नहीं है। अभियांत्रिकी, तकनीकी, चिकित्सा, विधि, मानविकी, कृषि, उद्यानिकी आदि के अनेक विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, कला भवन, विमानपत्तन सभी कुछ हैं। द्वार से प्रवेश करते ही मानव जाति के लिए सबसे आवश्यक महिला महाविद्यालय है। और जिस प्रतिमा का आपने जिक्र किया है ना, वो इस महान विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना देवर्षि तुल्य व्यक्ति की है, जिसके संस्मरण मात्र से गंगा में स्नान करने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। हे महाज्ञानी, ये कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना महान कार्य किया? हे परदेसी विद्वान, क्या उस महापुरुष की कथा आप लोग श्रवण करना चाहते हैं? अवश्य। ये कथा उस ऋषिकल्प व्यक्ति की है, जिसके बारे में कहा गया है, करी गुलाब को आचमन, लीजिए तो वाको नाम, पवित्र मन से ध्यान पूर्वक यह पुण्यमयी कथा सुने, जिसे मालवीय पुराण में कथा मदन मोहन कहा गया है। हे विद्वज्जनों, कंचित स्मरण करें उस युग का, जब प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम आजादी की लालसा जगाकर चला गया था और चतुर्दिक नैराश्य भरा अंधकार छाया हुआ था। तब जैसे काले बादलों के छोर पर रुपहली रेखा उदित होती है, अनेक ज्योतिपुंज प्रकट हुए, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, रत्नाकर, महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक आदि आदि अनेक विभूतियां। और इन्हीं में अत्यंत प्रभामय ज्योति थी महामना मदन मोहन मालवीय। जी हां, यही महानुभाव जो स्थानुभाव से प्रतिमा बने सिंह द्वार पर खड़े हैं। महाज्ञानी, क्या वो यहीं के रहने वाले थे? नहीं, ये प्रयागवासी थे, पर काशीवासी हो गए। आपको इनके जन्म की कथा सुनाता हूं। भारत में एक प्रदेश है मालवा। 15वीं सदी में यहां से चलते हुए कुछ परिवार गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आ पहुंचे। सुरम्य प्रयागराज के आकर्षण से प्रभावित होकर ये लोग यहीं बस गए। परिवार गरीब था, कथावाचन, पौरोहित्य से प्राप्त दान दक्षिणा से जीविका चल पाती थी। इसी भक्ति भीने परिवार में पौष कृष्ण पक्ष अष्टमी को विक्रमी संवत 1918 यानी 25 दिसंबर 1861 के मसीही वर्ष में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम हुआ मदन मोहन। सज्जनों, आगे चलकर मदन मोहन ने अपने नाम के आगे मालवीय देशवाचक संज्ञा लगा ली। हे महाभाग, वो अपने महान कार्यों के कारण लोक में महामना के नाम से ख्यात हुए। हे महाज्ञानी, हमें महामना के बचपन के बारे में कुछ बताइए। वे कहाँ पढ़ते थे, क्या कार्य करते थे? हे महाभाग, आपकी जिज्ञासा से
मैं बहुत उल्लसित हूं। ये बालक अल्प अवस्था में ही महान पंडित हरदेव जी धर्मोपदेश पाठशाला में और फिर विद्या धर्म प्रवर्धनी सभा की पाठशाला में अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हुए धर्म ज्ञान में भी निष्णात हो गया। 9 साल की उम्र में उसका उपनयन संस्कार हुआ। फिर वो सरकारी जिला हाई स्कूल में पढ़ने लगा, लेकिन साथ ही साथ संस्कृत शिक्षा भी चलती रही। स्कूल की शिक्षा पूरी कर म्योर सेंट्रल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। सन 1884 में मदन मोहन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए किया। सन 1892 में विधि की परीक्षा LLB पास कर लिया और वकालत करने लगे। उन्होंने ये तय किया कि हमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है। उस दिन उन्होंने वकालत छोड़ दी और कहा कि अब हम पैसा नहीं कमाएंगे। इस पर यहाँ के चीफ जस्टिस ने कहा था, ग्रीनवुड मेयर्स ने, कि इनके पास में अंग्रेजी में कहा था कि बॉल वॉज लाइंग एट हिज फीट एंड ही रिफ्यूज टू किक इट। मतलब ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील, सबसे मशहूर वकील और सबसे सफल वकील बनने का उनके पास में पूरा अवसर था, जबकि उन्होंने उसको छोड़ दिया। एक दिन उनके घर पर प्रख्यात विद्वान बालकृष्ण भट्ट पधारे। और बताइए बाल भट्ट जी, कैसे आना होगा? देखो मदन, हमें तुम्हारा समझ में नहीं आता। जो 4 पैसा दे जाता है उसको तो तुम खिसका देते हो। ऐसे कैसे तुम्हारी वकालत चलेगी? देखिए, हम समझ गए आपकी समस्या क्या है। होता क्या है ना कि जितने भी हमारे मुवक्किल हैं, हम सबको आजकल किसी दूसरे वकील के पास भेज देते हैं। हमारा मन आजकल वकालत में नहीं लग रहा है। वकालत में मन नहीं लग रहा है? अब वकालत नहीं करोगे तो करना क्या चाह रहे हो? देखिए भट्ट जी, इस समय हिंदुस्तान में 3 विश्वविद्यालय हैं। एक बंबई में, एक मद्रास में और एक कलकत्ता में, और उन सभी में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में ही है। सही कहे। अब देखिए, आप मुगलों के राज्य में बहुत सारे मदरसे थे जहाँ पर पारसी और अरबी में शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद आए यूरोप से आक्रमणकारी पुर्तगाली, उन्होंने चर्च बना दिए और फिर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाने लगी। और हम लोगों को, यानी कि हिंदुस्तानियों को, उन्होंने खेतीबाड़ी और दस्तकारी की शिक्षा देनी शुरू कर दी। यानी कि हम लोगों को बाबू बनाने का पूरा प्रबंध कर दिया गया, जो कि सही नहीं है। तो आगे क्या सोचे हो? मेरा स्वप्न एक विश्वविद्यालय बनाने का है, जहां भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुरूप शिक्षा दी जाए, जिसमें भारतीय नवयुवकों में चरित्र का निर्माण हो, उनमें देश प्रेम की सेवा का विस्तार हो, वो आधुनिक विद्याओं को भी ग्रहण कर सके, और सबसे बड़ी बात है कि देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। बाप रे, इतना बड़ा सपना! हाँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वकालत छोड़ दूं। अरे तो खाओगे कैसे? पिताजी से बात किए? पिताजी का कहना है कि मुझे 2 नावों में सवार नहीं होना चाहिए। या तो फिर वकालत ही करनी चाहिए या फिर विश्वविद्यालय ही बनवाना चाहिए। लेकिन वो समझ गए, इसीलिए उन्होंने 51 रुपए मुझे दान स्वरूप दे दिए, जिसे मैंने दान स्वरूप ले भी लिए। पर हमें एक बात बताओ कि इसकी जरूरत क्या है? देखिए भट्ट जी, आप ना अंग्रेजों के कुचक्र को समझने का प्रयत्न कीजिए। सन 1800 में लॉर्ड विलियम्स में पहला कॉलेज स्थापित किया गया, जहां पर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कराई जाती थी। अब मैकाले ने यह सोचा कि अंग्रेजी पढ़कर अधिकांश भारतीय मध्यम वर्ग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा और इस देश में अंग्रेजी राज्य मुकम्मल हो जाएगा। बात तो ठीक है, मगर कुछ अंग्रेजी विद्वान इसका विरोध भी कर रहे हैं। काले लोगों को पढ़ाओ लिखाओ नहीं तो वो भी अमेरिकी आवाम की तरह आजादी के लिए संघर्ष शुरू कर देंगे। हाँ,
देखिए, आपके विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन अब जरा सोचिए, 1901 में लॉर्ड कर्जन ने ही पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात सोची थी और 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट पास भी हो गया। पहले आजादी की बात भी सोचो। देखिए, आजादी के लिए प्रतीक्षा की जा सकती है, शिक्षा के लिए नहीं। सन 1885 में नेशनल कांग्रेस बनी और सन 1886 में इसका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। वहां युवा मदन मोहन ने अपने भाषण से सबको चकित कर दिया। 1887 में उन्होंने राजा रामपाल सिंह के लिए हिंदुस्तान दैनिक का 3 वर्ष तक संपादन किया। हे महाज्ञानी, आप तो विश्वविद्यालय की कथा बता रहे थे। अच्छा, चलिए वहीं आता हूं। मालवीय जी के मन में एक नई शिक्षा पद्धति, भारतीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की बात उमड़ रही थी। इस पर जब मोतीलाल नेहरू की राय ली तो उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर एक स्कूल या कॉलेज खोलना चाहते हो तो बात समझ में आती है। एक विश्वविद्यालय खोलना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव है क्या? प्रयाग के वरिष्ठ वकील सर सुंदरलाल चुटकी लेते हुए बोले, क्यों, तुम्हारा टाई विद्यालय बना क्या? कांग्रेस अध्यक्ष गोखले से कहा तो उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन महामना का संकल्प तो अडिग था। तो महामुनि, फिर ये विश्वविद्यालय कैसे बना? भाई, यही तो बता रहा हूं। कोई चीज ऐसे ही थोड़े बनती है, सबसे पहले अध्ययन और विचार विमर्श करना पड़ता है। तो बाल भट्ट जी, क्या हम लोग भी ये मान लें, जैसा कि पाश्चात्य विद्वान मानते हैं, 10वीं सदी से पूर्व भारत एक बर्बर जंगली देश था, यहाँ के शास्त्र पुराण कल्पना है? बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए, वैदिक युग में ऋषियों और ऋषि पत्नियों के आश्रम थे, जहां समस्त ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा गुरुकुल में होती थी, जहां अवधि 12 वर्ष, 32 वर्ष और कभी कभी आजीवन होती थी। श्रवण द्वारा विद्या प्राप्त होती थी और स्मृति का बहुत ही महत्व था। इसी कारण शूद्र शैली का विकास हुआ। यहाँ गुरु या ऋषि वेद, वेदांग, दर्शन, शास्त्र, संगीत, ललित कलाओं, व्याकरण, ब्रह्म विद्या, शिल्प शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र, युद्ध, यानी कि हर तरह की विद्या का ज्ञान अपने विद्यार्थी को देता था। चारों पुरुषार्थ पाने वाली विद्या में निष्णात होकर छात्र मोक्ष प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ाते थे। 3 प्रकार की संस्थाएं थी: गुरुकुल, परिषद, जहां शिक्षकों द्वारा सीधे शिक्षा दी जाती थी; तपस्थली, जहां सम्मेलन और प्रवचन होते थे, जैसे कि नैमिषारण्य। अब आइए बुद्ध युग में, जहां जेतवन, राजगृह, नालंदा, वैशाली और पावा के भव्य उद्यान थे। ईसा से 700 वर्ष पूर्व स्थापित तक्षशिला के दर्शन तो सिकंदर ने भी किए थे, और उस समय काशी में भी विश्वविद्यालय था। 5वीं सदी का वल्लभी विश्वविद्यालय, दिव्य कर्णामृत विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और 12वीं सदी के जगदलपुर का विश्वविद्यालय, नवदीप लक्ष्मण सेन विश्वविद्यालय, कश्मीर का शारदा पीठ विश्वविद्यालय पुकार पुकार कर अपने अस्तित्व का प्रमाण दे रहा था। भले नए विद्वान उसे कोरी कल्पना कहें। कोरी कल्पना कहने वालों का अपना एक गर्हित स्वार्थ है। जी, और आज देखिए कैसा आश्चर्य है कि यहाँ के स्कूलों में भारत का नहीं बल्कि इंग्लैंड का इतिहास पढ़ाया जाता है। हिंदी को शिक्षा के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं था, तो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार देश में हिंदी को एक विषय के रूप में, कि ये विश्वविद्यालय में बीए के कोर्स में भी, एमए के कोर्स में भी हिंदी एक विषय होगा, इसकी उन्होंने व्यवस्था की। और तब जाकर के हिंदी जो है आगे बढ़ी है। हिंदी अगर महामना ने न किया होता तो आज जहाँ खड़ी है वहाँ हो पाती है न हो पाती, इसमें पूरा संदेह है। दर्शन के जनक देश में पाश्चात्य दर्शन पढ़ाया जा रहा है। सुकरात, अरस्तु, स्पिनोजा, कांट,
स्पेंसर और शोपेनहावर का ज्ञान दिया जा रहा है। जरा सोचिए पंडित जी, मैं क्यों विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर यह बनेगा कहाँ? काशी में। काशी में क्यों? प्रयाग में क्यों नहीं? प्रश्न आपका उचित है, परंतु मैंने जो स्वप्न देखा था, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो प्रयाग से लेकर काशी तक फैला हो, 80 मील में ये कहां कहां पर संभव था। परंतु काशी ही क्यों? क्योंकि ज्ञान की पहली ज्योति काशी में ही जगी थी। काशी को प्राचीन काल से शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। काशी है भारत की सांस्कृतिक राजधानी, सर्व विद्या की राजधानी। तो हे महाभाग, यह स्वप्न विश्वविद्यालय बना क्या? 20वीं सदी के प्रवेश द्वार पर बना स्वप्न धीरे धीरे रूपायित होने लगा। सन 1905 के बंगाल विभाजन के तूफानी दिनों में काशी में राजघाट पर नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सभापति थे गोपाल कृष्ण गोखले। अनेक राष्ट्रीय नेता लाल, बाल, पाल पधारे थे। यहां मालवीय जी ने नेताओं के समक्ष प्रस्ताव रखा। उनके समक्ष प्रॉस्पेक्टस ऑफ ए प्रपोज्ड हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर साइंटिफिक, टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक एजुकेशन एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड क्लासिकल कल्चर रखा। मालवीय जी ने बताया, काशी नरेश पूरी तरह सहमत हैं। वे जमीन भी देंगे और धन भी। यह प्रॉस्पेक्ट काशी के मिंट हाउस में हुई सभा द्वारा पारित हो चुका है। महाराज दरभंगा भी प्रस्ताव से सहमत हैं। श्रीमती बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल स्थापित कर लिया है और अब वे यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया बनाने की सोच रही हैं। हम दोनों ने विचार विमर्श किया है और हम तीनों की योजना एक हो जाएगी। यद्यपि कांग्रेस ने इसे पागलपन समझा, पर लाला लाजपत राय ने कहा, चार्टर मिले या ना मिले, विश्वविद्यालय तो बन के रहेगा। सुधीजनों, संकल्प यात्रा आगे बढ़ी। 1906 में प्रयाग में कुंभ मेला लगा था। वहीं मालवीय जी ने संकल्प लिया, मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा जिसका प्रत्येक छात्र आदर्श चरित्रवान नागरिक और विभिन्न विषयों का विशेषज्ञ होगा और राष्ट्र की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब मैं अपना संपूर्ण जीवन विश्वविद्यालय के निर्माण और राष्ट्र की उन्नति हेतु समर्पित कर दूंगा। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख ताप्ता नाम प्राणी नामारति नाशनम। जब भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया तो यह कहा गया, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करो तब विचार करेंगे। यह बहुत बड़ी चुनौती थी। शिक्षा जगत के उस ऋषि ने यह चुनौती भी स्वीकार कर ली और भिक्षा पात्र लेकर गांव-गांव, नगर-नगर घूमने लगे। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 1 लाख। धीरे धीरे बूंद बूंद सागर भरने लगा। तो महाराज, निर्माण योग्य धन इकट्ठा हो गया क्या? हाँ, सत संकल्प कभी विफल नहीं होता। मदन मोहन के भिक्षाटन की कथा एक महाग्रंथ की कथा है। महात्मा गांधी ने उन्हें ग्रेटेस्ट बेगर के अलंकरण से विभूषित किया था। महाराज, हमें इस भिक्षा यज्ञ के बारे में कुछ तो बताइए। वत्स, तुमने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, भिक्षा यज्ञ। आप लोगों को 2-3 कथाएं सुनाता हूं, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि यज्ञ कैसा था। मालवीय जी निजाम से मिलने हैदराबाद गए। सचिव ने टरका दिया तो मालवीय जी ज़कात पाने वाले भिखारियों की कतार में बैठ गए। निजाम ने उन्हें देखा तो चौंक गए। आज उसी नाम से हैदराबाद कॉलोनी विद्यमान है। सोचिए, क्या कोई एक विश्वविद्यालय के लिए इतना स्वाभिमान त्यागेगा?
दूसरी कथा चार दीवारी की है। आप सिंहद्वार से दीवार को छूते छूते पश्चिम की तरफ चलें तो थक जाएंगे। सन 1936-37 तक इस विश्वविद्यालय के चारों ओर कोई चार दीवारी नहीं थी। बिल्कुल असुरक्षित था यह स्थान। महाराज बलरामपुर का निधन हो गया था। पंडित जी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था पुत्रवती होने का। आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ। महाराजा के निधन के 3 माह बाद मैं पुत्रवती हुई और आज आपने उसका यज्ञोपवीत भी करा दिया। आपके आशीर्वाद से इस राज्य को इसका उत्तराधिकारी मिला। आप जो चाहें वो मुझसे दान में मांग सकते हैं। महादेव की असीम कृपा है महारानी। यज्ञोपवीत संस्कार में वस्त्रों का दान सर्वोत्तम माना गया है। कृपया करके मुझे भी वस्त्र दान करें। वस्त्र? ठीक है पंडित जी, आप जितना वस्त्र चाहें दान में ले सकते हैं। माता सरस्वती को आज वस्त्रों की आवश्यकता है। महारानी, मेरे कथन का गलत अर्थ ना लें। दरअसल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब तक 4 दीवारी नहीं है। यदि आप विश्वविद्यालय में 4 दीवारी की व्यवस्था करवा दें तो माता सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होगी। ठीक है पंडित जी, विश्वविद्यालय की 4 दीवारी हमारी ओर से बनेंगी। मालवीय जी एक बार कलकत्ता गए। वहां एक मारवाड़ी सेठ का पैर फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें देखने गए थे। सेठ जी को आर्थोपेडिक बेड पर लेटने की सलाह दी। सेठ को बड़ा आराम मिला। हफ्ते भर बाद देखने गए तो सेठ ने कहा, इस बेड से मुझे बहुत आराम मिला। मालवीय जी बोले, कुछ दान पुण्य किया या नहीं? सेठ जी ने कहा, अभी तो नहीं। तो मालवीय जी ने कहा, 100 आर्थोपेडिक बेड विश्वविद्यालय के अस्पताल को दान कर दीजिए। इस तरह की अनेक कथाएं हैं विद्वजनों। कश्मीर नरेश की, उदयपुर नरेश की लिखेंगे ना तो पूरा ग्रंथ भर जाएगा। उन्होंने भिक्षाटन करके पूरा 1 करोड़ 10 लाख बटोरा, जिसकी एक एक पाई इस विश्वविद्यालय में लगी है। बसंत पंचमी 6 फरवरी 1916 को एक भव्य समारोह में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 4 वर्ष विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की अवधि में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल में विश्वविद्यालय की पढ़ाई कराई। बस आज इतना ही। बहुत लंबी कथा है, आज इतना ही।